Welcome back everybody. And as usual, today we are doing practice session number 2. एक प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी हो चुका है जो कल के लेक्चर में मैंने लिया था, और कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि पूरा हम क्या करेंगे, एमयू ट्रिपल वाला जितना भी था हमने सभी कवर अप कर लिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैंने कल का जो सेशन था उसको सिर्फ डेडिकेटेड किया था एमयू ट्रिपल पे। और एज यूजुअल कल के लेक्चर खत्म होने के बाद मैंने बोला था कि हम कल यानी आज बेसिकली हम करेंगे जेई और नीट वाले प्रॉब्लम्स। तो इसलिए मैंने इस पे 2 प्रैक्टिस सेशन लगाए थे ताकि बहुत अच्छे से, क्योंकि लंबा चैप्टर और 2-3 चैप्टर कंबाइंड है, इसलिए मैंने 2 प्रैक्टिस सेशन लगाए। और दिस इज प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 और दिस गोना बी योर लास्ट सेक्शन। उसके बाद हम कल से, मतलब कल तो संडे है, परसों से केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर रहे होंगे। ठीक है, इंटायर न्यू टॉपिक और कुछ कुछ चीज़ें जो हम हीट वगैरह में पढ़ेंगे उसकी हल्की फुल्की चीज़ें वहाँ यूज होगी, बट नॉट मोर देन दैट। ठीक है, बट फिलहाल आज हम इस सेशन को खत्म करते हैं। एंड यस, वेलकम बैक अगेन, दिस प्रैक्टिस सेशन नंबर 2। और हेयर इट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा अभी, जिस जिस डिवाइस से आप पढ़ रहे होगे। दैट इज फ्रॉम जेई मेन 2012। दिस इज फ्रॉम जेई मेन 2012 शिफ्ट 1। 7 मई 2012 का पेपर है ये, ऑनलाइन जो हुआ करता था। ठीक है, उस वक्त AI ट्रिपल इसको कहा जाता था, बट कोई बात नहीं, जेई मेन 2012 क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन सबसे पहले, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ते हैं एक बार, देखते हैं। द हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया इन 1 आवर बाय अ फर्नेस whose temperature is 3000 Kelvin is। अब देखो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्यों भैया? क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज पूछा है इसमें। ठीक, ये एक जेई मेन का प्रॉब्लम कहने से तो नहीं लग रहा है, बट कोई बात नहीं, आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला गया, पूछा गया हमसे ये है कि भैया हीट रेडिएटेड बता दीजिए, हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया हमको बता दीजिए। मतलब हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया मतलब सर क्यू बाई ए पूछ रहा है हमसे, क्योंकि क्यू होती है अमाउंट ऑफ हीट और पर यूनिट एरिया मतलब क्यू बाई ए पूछ रहा है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया बाय द फर्नेस, एक भट्टी, फर्नेस मतलब एक भट्टी जिसका टेम्परेचर है 3000 केल्विन, वो कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। अब देखो हमने बहुत सिंपल चीज पढ़ी है। क्या सर, एक रिलेशन पढ़ा है क्या सर? एमएससी पावर इक्वल्स टू सिग्मा टी टू डी पावर 4 पढ़ा है। स्टीफेंस लॉ बिल्कुल पढ़ा है सर, स्टीफेंस बोल्टजमैन लॉ, जहां सिग्मा की वैल्यू दी भी हुई है और हमको पता भी होता है कि सर ये होती है 5.7 न्यूटन टू पावर -8 यूनिट अभी भूल जाओ। ठीक है, अच्छा एक और, मैं इसी में मैं तुमको क्या बताता, इसका एक और फॉर्म लिखवाया था, कराया था, हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एमएससी पावर को हम क्या लिख सकते हैं सर? हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम सिग्मा टी की पावर 4। अब सोचो हमसे पूछ रहा है हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, मतलब हमको सर सिर्फ यहां से Q अपॉन ए चाहिए। तो अगर हमको सिर्फ यहाँ से Q अपॉन ए चाहिए तो मैं T को इधर मल्टीप्लीकेशन साइड में भेज दूँ? अरे सर बिल्कुल भेज दीजिए। तो अगर Q बाई ए चाहिए मतलब सिंपल फॉर्मूला हो गया सिग्मा इंटू टी की पावर 4 इंटू टी। अब क्वेश्चन में देखो सर, टाइम दिया हुआ है कितना सर? 1 आवर बिल्कुल दिया हुआ है सर। इसको सेकंड में कन्वर्ट करे तो, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। दिस विल बी 3600 सेकंड्स। बिल्कुल सर। टेम्परेचर दिया है क्या? बिल्कुल देखो टेम्परेचर दिया है 3000 केल्विन। सर हमको टी भी दे दिया, स्मॉल टी भी दे दिया, और सिग्मा तो हमको पता ही है। क्या ही करना था सर, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमसे Q बाई ए पूछ रहा है। सो Q बाई ए विल बी सिंपली कितना सर? 5.7 टेन टू पावर -4 इंटू 3000 टू दी पावर 4 इंटू 3600। अब फटाफट से कैलकुलेट करो, क्योंकि जूल है आंसर इसलिए सभी को मैंने स्टैंडर्ड यूनिट में रखा है। सो फटाफट से कैलकुलेट करके इसका आंसर बताओ कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है, जल्दी से, फटाफट से, टेल मी क्विकली। अच्छा अगर शॉर्ट कर दें इसके और, तो इसको क्या कर सकते हैं भैया, सोच के देखो। इसको मैं क्या लिख दूं, और मैं थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए ताकि आप और इजीली कर पाओ इस चीज को। ठीक है, थोड़ा मैं शॉर्ट करता हूँ, देखो कैसे। आई राइट इट एज 5.7 टेन पावर -4। और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, सोचो। इसको मैं 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 का होल पावर कर सकता हूँ, सोचो। और इसको मैं 3600 रहने देता हूँ। ठीक है, दिस विल बी 3600। अब सोचो इसको और आसान करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस 3 का 4 टाइम्स, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे कर 4 बार कर दो, और इसका क्या हो जाएगा? दिस विल बी 3 और 4 12। तो मैं इसको पूरा काट के डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ सर? 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और 27 3 जा क्या
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दिस विल बी 81 इंटू 10 टू द पावर कितना 12। अब बस कैलकुलेट कर लो इससे पूरी वैल्यू, लो इतना सिंपल कर दिया। अब बस इसको कैलकुलेट करो फटाफट से, सब लोग आंसर बताओ। आई थॉट बहुत लोग का आंसर आ भी गया होगा। चेक करते हैं भैया रिस्पॉन्स, किसी का नहीं आया यार, क्या बात कर रहे हो। फटाफट से कैलकुलेट करो। जेई मेन 2012 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो, इसमें तो कुछ करना नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट योर कैलकुलेशन। तो फटाफट से बता दो। मैं ही करूं, मैं ही करूं, चलो मैं ही कर देता हूँ फटाफट से। This will be 5.7, okay, and this will be T1 and into 3.6, this will be 1.662 and this will be 1.7। इसका सिंपल आंसर आ रहा है 1.7 into 10 to the power 10 जूल। ऑप्शन नंबर ए आया सबका, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली योर करेक्ट आंसर। ए आ रहा है सबका, ए आएगा, सॉल्व करके देख लेना इस चीज को। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1.7 into 10 to the power 10 जूल। दैट इज सिंपली योर करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीबडी, समझ आया किया कैसे? कैलकुलेशन तो आप आराम से खुद भी कर सकते हो समय लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये बताओ समझ आया? यस, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। समझ आया सबको कैसे किया गया? बहुत सिंपल सा स्टेप है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि सॉल्यूशन वाइज जब आप लोगे तो आपको ये चीज दिखेगी। ठीक, चलिए जी, बोलो समझ आया? स्टेप समझ आए सबको? फटाफट से बताओ, स्टेप समझ आए? दिस इज नॉट अ हलवा सा एग्जाम का क्वेश्चन, दिस इज जस्ट जेई मेन 2012 शिफ्ट 1 क्वेश्चन, और ये मैंने पढ़ा रखा है यार, डायरेक्ट रिलेशन, ये याद करो, ये सीधा एक रिलेशन कराया था, दिखा दूंगा अभी मैं तुम सबको। क्लियर है? बोलो समझ आया? अगर स्टेप समझ आए, प्रोसेस समझ आया, देन वील मूव ऑन टू नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ा जाए। कोई डाउट कोई परेशानी तो नहीं है ना, इसलिए बार बार मैं तुमसे पूछता हूँ ताकि सेटिस्फाई हो जाओ तुम। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं? टेल मी क्विक, आगे बढ़ सकते हैं बच्चा लोग, जल्दी बताओ। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज जेई मेन 2020 शिफ्ट 2, सितंबर 02 2020 शिफ्ट 2। क्वेश्चन पढ़ा जाए भाई, क्वेश्चन क्या है? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ मेटल वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, एक मेटल का वायर है जिसका जो टेम्परेचर है उसको हमने चेंज किया फ्रॉम 0 डिग्री टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है सर। बोल रहा है इट्स लेंथ इंक्रीज्ड बाय 0.02%। अब देखो इस बार परसेंटेज में इंक्रीमेंट दिया गया है हमको, कह रहा है कि उसका जो इंक्रीमेंट है लेंथ में बेसिकली वो कितना है भैया? वो है 0.02, 0.02%, ठीक है। अब हमसे आप पूछ रहा है डेंसिटी में कितना चेंज आएगा, हमसे ये चीज पूछ रहा है। अच्छा देखो, इस टाइप का क्वेश्चन मैं प्रीवियस क्लास में करा चुका हूं, ठीक है। देखो कितनी बढ़िया चीज हमसे पूछ, देखो इंक्रीमेंट इन लेंथ दे दिया कितना 0.02%। अच्छा मतलब सर हमको डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 ये दिया हुआ है कितना 0.02%। क्यों भाई? क्योंकि परसेंटेज चेंज है, इंक्रीमेंट मतलब परसेंटेज चेंज। तो सर परसेंटेज चेंज ऐसे लिखते थे सर, डेल्टा एल इंटू 100, ये लेंथ का परसेंटेज चेंज हो जाएगा, दिस विल बी परसेंटेज चेंज इन लेंथ। ये कितना दिया है 0.02%। हमसे पूछ रहा था परसेंटेज चेंज इन मास डेंसिटी विल बी। अब देखो कितनी बढ़िया चीज मैंने तुमको कल करा रखी है, कल मैंने रिलेशन बताया था क्या सर, जो परसेंटेज होता है डेंसिटी का दैट इज रो इंटू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या है मतलब अल्फा की जगह गामा होता था, गामा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं तुमको एज एस डब्ल्यू दे रहा हूँ क्योंकि कल इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका है। डेल्टा टी हमको गिवन है, आप निकाल लोगे 0 to 20 पे, ठीक है, सॉरी 0 to 10 है नॉट 20। डेल्टा एल बाई एल हमको पता है, अब एल बाई एल से सिंपली हमको डेंसिटी वाले इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करनी होगी और मास डेंसिटी का परसेंटेज हमको निकालना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एच डब्ल्यू देता हूं, जैसे मैंने कल के क्वेश्चन में होमवर्क दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आप एक बार अपने ट्राई करना, ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसी टाइप का सेम क्वेश्चन वहां करा दिया है, बस मैंने उसमें फ्रैक्शनल चेंज कल के लेक्चर में दिया था, इसमें बस उसको परसेंटेज चेंज में पूछ रहा है,
ठीक है, तो परसेंटेज चेंज बस आपको आंसर निकालना है, तो बस सेम चीज वही करेंगे जो हमने वहां किया था, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा उसमें क्या, बस इनटू 100 का मल्टीप्लिकेशन और वो फिर परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी अगेन योर होमवर्क। अच्छा, कल वाला लेक्चर, कल वाला जो मैंने होमवर्क दिया था सबने किया है कि नहीं किया है? प्रैक्टिस मारे हो कि नहीं मारे हो घर पे? एक बार अपने से प्रैक्टिस मारा करो, ठीक है। सो अगेन आई एम गिविंग यू दिस एज अ होमवर्क तुम सबको, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं कल करा चुका हूं, इसीलिए। ठीक है, देखो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखा, सेम टाइप के कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, बस डेटा बदले जा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज किया जा सकता है। इसमें परसेंटेज चेंज पूछ दिया, उसमें कल हमसे क्या पूछा था, फ्रैक्शनल चेंज पूछा डेंसिटी का, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, बस हल्का सा। ठीक है, तो डेफिनेटली थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, इसलिए आपको ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पुटअप भी किया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क SW। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम जेईई मेन 2019 शिफ्ट 1। क्वेश्चन क्या है सर? देखो यहाँ भी लिखा है जेईई मेन 2019 शिफ्ट 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्वेश्चन आई थिंक सबको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि टू रॉड ए एंड बी ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन आर एट अ टेम्परेचर 30 डिग्री। देखो दो रॉड्स है, ठीक है, लेट्स से दिस इज रॉड ए और एक और रॉड है जो कि एकदम सेम है, आइडेंटिकल है डायमेंशन में। आइडेंटिकल मतलब सर उनका लेंथ वन सब सेम होगा। सेम डायमेंशन का मतलब क्या है सर? उनका लेंथ वन सब सेम होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ, थिकनेस होगी, सब सेम होगी। ठीक है, और दोनों का टेम्परेचर कितना है सर? दैट इज 30 डिग्री पर रखा हुआ है। ठीक, अगर रॉड ए के टेम्परेचर को हीट कर दिया गया 180 डिग्री तक, मतलब दोनों रॉड का जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर शुरुआत का, इसका भी टी इनिशियल, इसका भी टी इनिशियल, शुरुआत में दोनों को 30 डिग्री पर रखा गया है। अब चेंज किया जा रहा है, क्या चेंज किया जा रहा है सर? रॉड ए के टेम्परेचर को अगर मैं 30 से 180 तक हीट कर दूं, मतलब फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया सर? 180 डिग्री। और बी को टी टेम्परेचर तक हीट किया गया है। अब देखो यही टी हमसे पूछेगा क्वेश्चन में, यही होगा पक्का। देखो इसको टी डिग्री तक हीट किया गया है। फिर से क्वेश्चन पढ़ना, रॉड ए और रॉड बी दोनों सेम आइडेंटिकल थे। आइडेंटिकल मतलब सर दोनों का जो लेंथ होगा ना सर वो तो सेम होगा। ठीक है, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर कितना था? दोनों रखे हुए थे 30 डिग्री पे। अब अलग अलग चेंज किया गया, क्या चेंज किया सर? रॉड ए को 30 डिग्री से 180 कर दिया गया, मतलब अगर इनिशियल 30 है तो फाइनल टेम्परेचर रॉड ए का 180 कर दिया गया। सिमिलरली रॉड बी को भी हीट किया गया, बट उसने टेम्परेचर दिया नहीं है कितना टेम्परेचर तक हीट किया, उसने बोला टी टेम्परेचर तक हीट किया। अब बोल रहा है कि देन द न्यू लेंथ आर द सेम। अब क्या बोला जा रहा है, जब आप इसको हीट करोगे तो दोनों में क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, लेकिन एक्सपेंशन के बाद भी उनका जो नया लेंथ है वो सेम है। अब सोच के देखो, यहाँ छिपा के क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है सर? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब इनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इन दोनों में क्या होगा सर? एक्सपेंशन होगा, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन हमने पढ़ा हुआ है कि जब टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो एक्सपेंशन होता है। सर इनमें भी एक्सपेंशन होगा, लेकिन बोला गया कि इन दोनों का एक्सपेंशन जो आया सर वो सेम आया। इसका मतलब ये है कि सर जितना डेल्टा एल रॉड ए का है उतना ही डेल्टा एल रॉड बी का भी है। ओ मतलब अगर चेंज होने के बाद दोनों का एक्सपेंशन सिमिलर है, मतलब दोनों में जो लेंथ का चेंज हो रहा है, लेंथ का जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो सेम है। अब वही पूछा गया है, अगर दोनों में जो न्यू लेंथ आया उनका, मतलब न्यू लेंथ मतलब चेंज होने के बाद आया, तो चेंज होने के बाद जो आया अगर लेंथ ए का लेंथ बी का, अगर दोनों में दोनों का जो न्यू लेंथ वो सेम है, मतलब दोनों का चेंज होने का जो नया लेंथ आया वो सेम है, मतलब दोनों का एक्सपेंशन सेम है, मतलब दोनों का चेंज सेम है। बोला गया इफ द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए एंड बी आर, अरे तो अल्फा ए भी हमको दिया हुआ है दैट इज 4 और अल्फा बी दिया हुआ है दैट इज 3, मतलब अल्फा ए अपॉन अल्फा बी की वैल्यू दी हुई है दैट इज 4/3। ये भी उसने क्वेश्चन में दे दिया। तो पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी। देखो कितना बढ़िया सवाल है, ऐसा सवाल सिर्फ जेईई में नहीं पूछ सकता है। दिस इज फ्रॉम 2019 शिफ्ट 1। यस इट इज अ टफ क्वेश्चन, इज नॉट अ इजी टास्क, इट इज अ टफ क्वेश्चन, लेकिन जो पढ़ाया है उससे बाहर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। इट इज अ टफ क्वेश्चन, इसलिए जेईई मेन में आया है। ठीक है, तो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? पहली चीज फिर से रिपीट करता हूं, दो रॉड थे ए एंड बी, दोनों का दोनों आइडेंटिकल थे, लेंथ सेम था। ठीक है, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री था, बट रॉड ए को हीट किया गया 30 से 180 तक और रॉड बी को हीट किया 30 से कुछ टी टेम्परेचर तक। बोला गया जब दोनों का चेंज देखा गया नया लेंथ का, तो नया लेंथ का चेंज भी सेम आया। तो अगर नया लेंथ दोनों का सेम आया मतलब दोनों का एक्सपेंशन सेम हुआ है, दोनों का एक्सपेंशन सेम हुआ है, मतलब सर दोनों का जो चेंज होगा फाइनल वो भी सेम होगा।
और साथ ही साथ उसने बोल दिया कि दोनों का लीनियर एक्सपेंशन है, मतलब अल्फा ए और अल्फा बी दोनों का रेशियो 4:3 है। तो बताइए कि जो नया टेम्परेचर जिसको टी टेम्परेचर तक हीट किया गया था वो कितना होगा। अब सोच के देखो, क्या मैंने तुमको पढ़ा रखा है क्या? सर चेंज ऑफ लेंथ कैसे लिखते हैं? सर चेंज ऑफ लेंथ लिखते हैं सर एल नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। सोच के देखो, तो अगर चेंज ऑफ ए है मतलब मैं कहूंगा एल नॉट ए, एल नॉट ऑफ ए मतलब टेम्परेचर ऑफ ए इंटू अल्फा ऑफ ए। सिमिलरली अगर मैं चेंज ऑफ बी लिखूंगा सो एल नॉट ऑफ बी इंटू अल्फा ऑफ बी इंटू डेल्टा टी ऑफ बी। सोचो, अब क्वेश्चन में बोल दिया कि सर दोनों का चेंज सेम है, मतलब डेल्टा एल ए डेल्टा एल बी दोनों का सेम है, मतलब दोनों को इक्वेट कर दीजिए। मतलब चेंज इन ए इनटू चेंज, अब भी दोनों को इक्वेट करो। अब देखो दोनों को इक्वेट करोगे तो इसका सिंपल सा आंसर तुमको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? आओ देखो मेरे साथ, नेक्स्ट स्लाइड में ऐड करता हूं। अब सोचो, अब दोनों का जो चेंज है वो सेम आया तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। मतलब एल नॉट ऑफ ए इंटू अल्फा ऑफ ए इंटू डेल्टा टी ऑफ ए, दिस विल बी एल नॉट ऑफ बी इंटू अल्फा ऑफ बी इंटू डेल्टा टी ऑफ बी। देखो ये पढ़ाया है, कहीं बाहर नहीं है, ये सब पढ़ाया है, ये दोनों रिलेशन मैंने पढ़ाया है, ऐसा मत बोलना कि नहीं पढ़ाया है। अब सोचो क्या बोला गया, सर दोनों का लेंथ सेम है, मतलब इनिशियल लेंथ सेम है दोनों का। क्यों भाई? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। तो सर इनिशियल लेंथ ऑफ ए इनिशियल लेंथ ऑफ बी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा सर। तो बचेगा क्या सर? अल्फा ए इंटू डेल्टा टी ऑफ ए इंटू अल्फा बी इंटू डेल्टा टी ऑफ बी। अब सोचो डेल्टा टी क्या है सर? चेंज इन टेम्परेचर। और सर चेंज इन टेम्परेचर को मैं कैसे लिख सकता हूँ सर? सर फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू अल्फा ऑफ बी इंटू फाइनल टेम्परेचर ऑफ बी माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बी। बोलो लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? अरे बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब सोच के देखो ना यार, अल्फा अपॉन अल्फा बी, तो इसको इधर ला दो, अल्फा बी को इधर ला दो, तो मैं इसको अल्फा ए अपॉन अल्फा बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और अगर मैं इस चीज को नीचे भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा सर? फाइनल टेम्परेचर ऑफ बी माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बी अपॉन फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ए। अब तो कुछ करना नहीं है सर, वैल्यू गिवन है किसकी? सर अल्फा अपॉन अल्फा बी की वैल्यू गिवन है कितनी? देखो 4/3। आय हाय हाय, मतलब सीधा इधर क्या कर सकता हूँ? 4/3 दिस विल बी। अब सोचो फाइनल टेम्परेचर ऑफ बी, अब बी क्या है सर? बी वाला रॉड ये है, तो फाइनल टेम्परेचर तो टी हो गया ना सर। इनिशियल कितना था? 30। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ऊपर लिख सकता हूँ टी माइनस 30 डिग्री अपॉन फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए कितना हो गया? दिस इज 180। और इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ए अभी भी 30 है, दोनों में तो इनिशियल टेम्परेचर सेम ही था। दिस विल बी 180 माइनस 30, दिस विल बी 4/3, दिस विल बी टी माइनस 30 अपॉन कितना हो जाएगा? 150। अब सोच के देखो, टी माइनस 30 विल बी 150 इंटू 4/3, तो दिस विल बी, पहले इसको काट दो, कितना हो जाएगा? टी माइनस 30 और 150 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा भैया? फटाफट से कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, बहुत बच्चे कर भी लिए होंगे। दिस विल बी 200 and this will be 200 plus 30, 230 is your final T temperature। क्या बात है, 230, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 is absolutely your correct ऑप्शन। क्या मजेदार सवाल पूछा जी, बस दिमाग लगाना है आपका। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सिर्फ कॉन्सेप्ट की देरी, आपने सॉल्व कर लिया पूरा। मजा आया? जल्दी से बताओ। देख लो, देख लो तुम सब जेई मेन का सवाल सॉल्व कर रहे हो। इट इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड एग्जाम्स ऑफ आवर कंट्री। अगर इंजीनियरिंग करनी है तो हर बच्चा इस एग्जाम को देता है, और उस एग्जाम के क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर रहे हो मेरे सिंपल से पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट से। कुछ बाहर का नहीं पढ़ाया, ये सब मैंने तुमको पढ़ा दिया है, सब सब सब, A to Z। इजी? बोलो इजी लगा? बोलो बढ़िया लगा? मजा आया सबको? दिस अ क्वेश्चन ऑफ जेई मेन। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर तुमको नहीं पता है तो IIT जेई वर्ल्ड का सेकेंड टफेस्ट एग्जाम होता है, इंक्लूडेड मेंस एंड एडवांस। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? फटाफट से बताओ, समझ आया? मस्त, ये बात ठीक है। तो कुछ नहीं, मेरे कंटेंट पे कभी शक मत करना जो मैं तुमको देता हूँ क्लास के अंदर। इट इज मैक्सिमम
अप टू द मैक्स, बस अपना दिमाग लगाना है तुमको, ठीक है। तुम्हारा अपना दिमाग अगर बैठा है तो फिर मेरा कंटेंट कुछ किसी काम का नहीं है। मेरा कंटेंट उनके लिए बहुत ही बढ़िया है जिनका दिमाग तेज चलता है, ठीक है। चलिए, शिफ्ट टू 2017, शिफ्ट टू 2017, आइए क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्वेश्चन है, अ कंप्रेसिव फोर्स F is applied at the two end of a long thin steel rod, ठीक है। एक पतली सी स्टील रॉड थी, उसके दोनों एंड पे एक कंप्रेसिव फोर्स लगाया जा रहा है, दैट इज F, ठीक है। इधर भी, ठीक है सर, दोनों साइड से ऐसे खींचा जा रहा है, F फोर्स है, ठीक है। चलिए, सच दैट इट्स टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी। अब सोचो क्या किया गया, इसको खींचा गया दोनों एंड से और साथ ही साथ क्या किया, हीट भी किया जा रहा है नीचे से, और जब हीट किया जाए तो उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ेगा, बिल्कुल। द नेट चेंज इन द लेंथ इज 0। लेट L बी द लेंथ ऑफ द रॉड, मान लो इसका जो इनिशियल लेंथ था वो L था रॉड को, ठीक है। एंड A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके। एंड Y इज द यंग मॉडुलस। अब देखो इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड भी घुसी हुई है, क्या बात है सर, क्या क्वेश्चन पूछता है जेई, है ना। देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया इस क्वेश्चन में, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया इस क्वेश्चन में, ठीक है। दोनों पढ़ा रखा है, दोनों का टेस्टिंग हो जाएगा। अभी देखो क्या बोल रहा है, लेट L बी द लेंथ ऑफ द रॉड, A इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, Y इज यंग मॉडुलस एंड अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और इसका कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन कितना है, अल्फा है। देन F इज इक्वल्स टू, देन F इज इक्वल्स टू, अब ये चीज हमसे पूछ रहा है फोर्स कितना होगा। अच्छा, सोच के देखो सर, जैसे ही इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इसका अगर मैं इंक्रीमेंट देखूं लेंथ में, तो दैट विल बी डेल्टा एल, बिल्कुल। अगर मान लो इनिशियल लेंथ एल है तो स्मॉल चेंज कितना हो जाएगा, स्मॉल डेल्टा एल, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब सोच के देखो क्या सर, अगर मेरे को चेंज निकला हो तो मैं चेंज लिखूंगा सर, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, लिख सकता हूं, सोचो, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, अब बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अच्छा, सोच के देखो, हमको चाहिए फोर्स, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें। अच्छा, इसको एक काम कर सकते हैं, सोचो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा एल अपॉन एल निकाल दो पहले, दैट विल बी अल्फा इंटू डेल्टा टी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब सोचो एक चीज, अच्छा हाँ देखो इसमें इसको कैसे सॉल्व करना है, आ गया समझ मुझे भी। देखो ये तुम्हारी रॉड थी, अब देखो दोनों से जब तुम एफ फोर्स लगाओगे तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मैंने पढ़ाया है, जब सर दोनों साइड से खिंचाव होता है, सो क्या यहां मैं वो कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं किसका, सर याद करो एक बार, सर हुक्स लॉ, याद कीजिए सर, हुक्स लगाया जा सकता है, बिल्कुल। हुक्स लगा क्या कहता है सर, स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। क्यों भाई, क्योंकि दोनों फोर्स जब दोनों साइड तुम खींच रहे हो तो सर फोर्स भी होगा और साथ साथ इलोंगेशन भी होगा, तो सर यहाँ स्ट्रेन भी प्रोड्यूस हो रहा है और स्ट्रेस भी प्रोड्यूस हो रहा है। और सोच के देखो, मैंने एक चीज पढ़ाई थी क्या सर, यंग मॉडुलस जो होता है वो होता है सर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हाँ पढ़ा है सर, पढ़ा है। यंग मॉडुलस क्या होता है सर, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, पढ़ा है सबने, पढ़ा रखा है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में, बिल्कुल। अच्छा, स्ट्रेस क्या होता है सर, फोर्स पर यूनिट एरिया, और मैं स्ट्रेन को क्या कह सकता हूं सर, मैं लिख सकता हूं स्ट्रेन को डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। हमसे सर एफ पूछ रहा है, एफ, तो अगर मेरे को एफ चाहिए तो क्या मैं इस एफ को ऐसे लिख दूं, सर एफ इज इक्वल्स टू यंग मॉडुलस इंटू एरिया इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, बोलो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। अब सोचो सर एफ इज इक्वल्स टू यंग मॉडुलस इंटू एरिया, सर डेल्टा एल बाई एल एल्फा इंटू डेल्टा टी के बराबर है, एल्फा इंटू डेल्टा टी के बराबर है, लो आ गया फोर्स हमारा। अरे ये तो क्या ही करना था, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, दैट इज यंग मॉडुलस इंटू एरिया इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, कहीं दिया है यंग मॉडुलस इंटू एरिया इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, सी नंबर, लो क्या था सर, इसमें तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। क्यों भाई, देखो सब पढ़ा रखा है, कहा ये भी पढ़ा रखा है, ये भी पढ़ा रखा है, ये भी पढ़ा रखा है, ये पढ़ा रखा है। अच्छा कहाँ पढ़ा रखा है, देखो जो बच्चे नए हैं, ठीक है मैं बता देता हूँ, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, वन शॉट, कहाँ गया, अरे नहीं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, थर्मल प्रॉपर्टी नहीं, ये रहा। और देखो ये वन शॉट लेक्चर था मेरा, ठीक है, मैंने एक शॉट में खत्म किया था। कहाँ पढ़ाया था सर, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, किधर गया, यंग मॉडुलस,
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देखो यंग मॉडुलस को कहते हैं, मैंने यहाँ ई से डिनोट किया, उसने वहां वाई से डिनोट किया। देखो लिखा है फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू डेल्टा एल अपॉन एल। देखो पढ़ा रखा है, पढ़ा रखा है, पढ़ा रखा है। झूठ मत बोलना यार, झूठ मत बोलना, ठीक है, पढ़ा रखा है बहुत ही बढ़िया से। हुक्स लॉ देखो, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दिख रहा है, पढ़ा रखा है। समझ आया, समझ आया, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, बस यहां मैंने लगा दिया उसको। अरे वहां मैंने ई से लिखा था, यहाँ इसने वाई से बोल दिया, तुम चाहो तो ई से लिख लो, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ वाई दिया है तो डोनेशन वाई रखेंगे हम। अरे ये तो बहुत ही सिंपल था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बस हमने डेल्टा एल बाई एल हमने अपने थर्मल प्रॉपर्टी वाले से फॉर्मूले से निकाल लिया, और फिर उससे हमको फोर्स पूछा था, सर फोर्स हमने निकाल लिया। यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। डेल्टा एल बाई एल हमको अलग से दिया हुआ था, हमने निकाल रखा था, और हमको फोर्स निकालना था, मतलब फोर्स इंटू एरिया इंटू यंग मॉडुलस इंटू अल्फा इंटू क्या है, डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है सर? डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू। क्लियर? क्लियर? अब क्या ही हो सकता है यार इससे बढ़िया, इससे सिंप्लीफाइड क्या पढ़ सकते हो, सोचो। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेन 2017 शिफ्ट नंबर 2। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? Two material having coefficient of thermal conductivity 3K and K, okay, and thickness D and 3D। अच्छा यहाँ फिगर भी दिया हुआ है, ओह मैं ध्यान नहीं दिया, देखो नीचे फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को मैं थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ। बोल रहा है ना कि दो मटेरियल है अलग अलग। अरे ये तो कुछ सीरीज पैरेलल सा दिख रहा है क्या? पढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं क्या सीरीज पैरेलल लगेगा या फिर कुछ और लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। दो मटेरियल है अलग अलग, ये दोनों अलग अलग मटेरियल है, दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी सर हमको दे दिया। क्या बोला सर? थर्मल कंडक्टिविटी दे दिया, बोला कि पहले का जो है दैट इज 3K, दूसरे का थर्मल कंडक्टिविटी K है, ठीक है, और क्या बोला गया? रेस्पेक्टिवली आर जॉइंड टू फॉर्म अ स्लैब। अच्छा इन दोनों को मिला दिया गया, ये अलग मटेरियल था, ये अलग मटेरियल था, मतलब ये एक अलग सा मटेरियल था, ये एक अलग सा मटेरियल था, इन दोनों को ज्वाइन करके मिला दिया गया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना जैसा मैंने नीचे ड्रॉ किया है, जैसे यहाँ भी आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा उसके बाद पढ़ा जाए अगला, एज शोन इन फिगर, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस आर θ2 एंड θ1। अच्छा मतलब कि 3K के इस साइड वाला जो टेम्परेचर है दैट इज θ2 एंड दिस इज θ1। आउटर मतलब इनके एज पे, एज मतलब ये जहां खत्म हो रहे हैं, इस एरिया का टेम्परेचर θ1, इस एरिया का टेम्परेचर θ2, ठीक है। क्या पूछ रहा है? द टेम्परेचर एट द इंटरफेस इज, वाह यार क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा और भी नोट कर लो, इसकी थिकनेस D है, इसकी थिकनेस 3D है। अच्छा थिकनेस का मतलब क्या है? अरे यहाँ थिकनेस का मतलब है बच्चा लेंथ। ओहो, मतलब पहले वाला जो है इसकी लेंथ D है और दूसरे वाले की लेंथ 3D है, बस इसने थिकनेस के फॉर्म में कह दिया। अरे थिकनेस मतलब उसकी लंबाई ही तो है भैया, ठीक है। सर आउटर जंक्शन जो है मतलब बाहर वाला जो टेम्परेचर है, इधर का टेम्परेचर दैट इज θ1 θ2, हमसे इन दोनों का इंटरफेस। अच्छा इंटरफेस क्या है? अरे इंटरफेस बच्चा वो वाला पॉइंट है ना जहां ये दोनों मिल रहे हैं, मतलब यहां का टेम्परेचर पूछा है, यहां का। ओ, इस पॉइंट का टेम्परेचर हमसे पूछा है। आउटर सरफेस का टेम्परेचर हमको दे दिया कि इसके दोनों एंड पे जो टेम्परेचर हमने मेंटेन कर रखा है, एक एंड पे θ2, अगले एंड पे θ1, थिकनेस है D, अगले है 3D, एक है 3K, दूसरा है K। तो जब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया, तो ज्वाइन करने से जो इंटरफेस बना बच्चा, उस इंटरफेस पे कितना टेम्परेचर है। मान लो लेट द टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस विल बी थीटा, वही हमको फाइंड करना है। लेट टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस मान लो इज थीटा। अब फाइंड कैसे कर सकते हैं, सोच के देखो याद करो, क्या याद करो, एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था सर कॉन्सेप्ट? स्टडी स्टेट। किसी को याद आ रहा है? अरे पढ़ा रखा है बच्चा। क्या पढ़ाया था सर? स्टडी स्टेट जब होता है ना, तो जितनी हीट हीट करंट अंदर आ रही होती है, उतनी ही हीट करंट बाहर बाहर जा रही होती है, ठीक है। अब देखो इस टाइप का कभी प्रॉब्लम आए ना, कैसा प्रॉब्लम सर? जब दो अलग अलग मटेरियल देना और जब उन दोनों को ज्वाइन करने का है ना, तो आप हमेशा याद रख लो इस केस में स्टडी स्टेट कंडीशन अचीव हो जाती है। मतलब मान के चलते हैं कि स्टडी स्टेट कंडीशन है वहां। अब मैंने तुमको एक चीज पढ़ा रखी है सर, स्टडी स्टेट हो मतलब अगर किसी इंटरफेस पे, अगर हम इस इंटरफेस पे मैं चेक करूं तो मैं इसको कह सकता हूं कि सर मान लो इस इंटरफेस का टेम्परेचर थीटा है, तो इधर टेम्परेचर θ2, इधर टेम्परेचर थीटा, तो इन दोनों के बीच टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो क्या इधर से इधर हीट करंट जाएगी?
अरे जाएगी सर, बिल्कुल जाएगी। सेम चीज यहाँ चेक करो। अब दूसरे पार्ट के लिए चेक करो। दूसरे पार्ट के लिए इधर का टेम्परेचर थीटा, अगला टेम्परेचर थीटा 1। सर इसके बीच तो टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो इधर से इधर भी तो हीट करंट का फ्लो होगा। मतलब अगर मैं इस इंटरफेस पे स्टडी स्टेट कंडीशन लगा दूं तो मैं कह सकता हूं सर इनकमिंग हीट करंट ITH1 इज इक्वल्स टू आउटगोइंग हीट करंट ITH2। यही तो कंडीशन होता है स्टडी स्टेट का। जितनी थर्मल करंट अंदर आई उतनी थर्मल करंट बाहर आई। मतलब सिर्फ एक ही अजम्पशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी है, और वो क्या है सर कि जब जिस इंटरफेस पे जिस कॉमन पॉइंट पे दोनों ज्वाइन हो रहे हैं उस कॉमन पॉइंट पे स्टडी स्टेट कंडीशन लगा दो। बिल्कुल लगा दिया सर। अब सोच के देखो, यहां से यहां टेम्परेचर डेल्टा टी, टेम्परेचर कहां से कहां चेंज हो रहा है सर, थीटा 2 से थीटा। थिकनेस कितनी है सर, मतलब लेंथ कितनी है सर, डी। अब सोच के देखो, क्या मैंने कोई फॉर्मूला पढ़ाया है जिसमें हीट करंट का फॉर्मूला H कुछ पढ़ा रखा है जिसमें हीट करंट के फॉर्मूले में सर कंडक्टिविटी भी आ जाए, सर एरिया भी आ जाए, सर लेंथ भी आ जाए, और सर डेल्टा टी भी आ जाए? अरे पढ़ा है सर, पढ़ा है। इसको मैं ITH करके लिख दूं, ITH भी यही हो जाएगा। अरे हीट करंट को H लिख लो या ITH लिख लो, मैंने जब पढ़ाया था तो ये चीज बताई थी। बोलो ये कराया कि नहीं कराया? क्या ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है? ये मैंने क्लास में कराया था, नहीं पढ़ा है? झूठ मत बोलो यार, मुझे बार बार तुम लोगों को दिखाना पड़ता है। आओ देखो, तुम्हारे आंखों के सामने मैं इस चीज को तुमको दिखा दे रहा हूं। नहीं किधर था, हाँ। सबसे पहले स्टडी स्टेट कंडीशन, ये देखो, ये देखो, झूठ बोलोगे? ये देखो पढ़ाया है, कराया कि नहीं कराया? K × A/L × डेल्टा थीटा कराया है। बोलो कराया कि नहीं कराया? कराया है, बिल्कुल कराया है। अच्छा स्टडी स्टेट सर वो भी कराया है। किधर कराया है सर, किधर कराया है? इधर कराया है। स्टडी स्टेट ITH1 इज इक्वल्स टू ITH2। मेरे पढ़ाए हुए से कुछ बाहर आया क्या? अब देखो इस सवाल को मैं कैसे सॉल्व करता हूं। अब सोचो, ITH1 के लिए मैं क्या कर सकता हूं सर, इसको मैं लिख सकता हूं क्या सर, जो पहला है मान लो, पहले के लिए कितना था सर, पहला पार्ट के लिए, पहले पार्ट के लिए कनेक्टिविटी कितनी है सर, 3K के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं सर 3K इंटू एरिया। सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम दिया है तो मैं दोनों को ए लिख दूंगा। अच्छा सर डेल्टा टी को मैं क्या लिख सकता हूं सर, थीटा 2 माइनस थीटा, बिल्कुल, अपॉन सर लेंथ कितनी है सर, लेंथ है डी। सोचो, दिस विल बी इक्वल्स टू सर ITH2 हीट करंट 2, दूसरे के लिए कनेक्टिविटी के है, एरिया अभी भी ए है। सर टेम्परेचर कहां से कहां चेंज हो रहा है सर, थीटा से थीटा 1, थीटा माइनस थीटा 1। क्या बात है सर। और थिकनेस कितनी है, 3D है। अब देखो, कटा कटा, के ए से के ए कट गया, अरे डी से डी कट गया, अब क्या ही बचा, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी 9 × थीटा 2 माइनस थीटा, दिस विल बी थीटा माइनस थीटा 1। अब सोचो, अब देखो क्या करना है सर। आओ देखो, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देख लो। ये क्वेश्चन मैं अभी तुमको सॉल्व करके बताता हूँ, फिर मैं तुमको दिखाता हूँ मैंने तुमको क्या पढ़ाया है और कहाँ यूज हो रहा है और कितना यूज हो रहा है, कितना सटीक, कितना स्ट्रेट चीज तुमको पढ़ाई गई है। अब सोचो ये क्या हो जाएगा, 9 थीटा 2 माइनस 9 थीटा, कितना दिया है, हाँ, दिस विल बी कितना है, थीटा माइनस थीटा 1। अब थीटा को एक साइड ले लो तो इधर क्या हो जाएगा, दिस विल बी 9 थीटा 2 माइनस थीटा 1, दिस विल माइनस, दिस विल बी प्लस थीटा 1 एंड दिस विल बी 10 थीटा, क्योंकि 9 थीटा से कितना हो जाएगा 10 थीटा। अब यहाँ से मेरे को थीटा चाहिए, तो सर सिर्फ थीटा, क्योंकि हमने सरफेस का टेम्परेचर कितना मान रखा है थीटा, और हमसे सरफेस का टेम्परेचर थीटा पूछा है, तो थीटा निकालेंगे, दिस विल बी 9 थीटा/2 इंटू 10 प्लस थीटा 1/10। अब देखो कहीं रिलेशन दिख रहा है क्या, 9 थीटा 2/10 प्लस थीटा 1/10, कहीं दिख रहा है क्या रिलेशन, 9 थीटा 2/10 प्लस थीटा 1/10, ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्या था इस क्वेश्चन में, सबका ए आ रहा है, देख लो। ये बात, ये होती है, ये होती है कॉन्फिडेंस, ये होती है पढ़ाई, ये होती है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजी बना देगी। सब पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, जल्दी से बताओ, सब पढ़ाया है? बोलो, कुछ बाहर आया, कुछ भी बाहर आया पढ़ाया होने से? देख लो तुम्हारे सामने, यू आर सॉल्विंग जेई मेन प्रॉब्लम्स विच सो इजीली, यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बस मेरे कॉन्सेप्ट को ढंग से याद करो,
जो मैंने क्लास में पढ़ाया बस उतना पढ़ो, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? आज के सेशन भी प्रैक्टिस सेशन 2 आज एंड हो जाएगा, नया चैप्टर शुरू होगा। अभी सेशन के एंड में तुम सबसे मुझे फीडबैक लेना है, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? सर, वन एंड ऑफ थर्मल इंसुलेटेड रॉड इज केप्ट एट a temperature T1 and other at T2. The rod is composed by two sections L1 the temperature interface. अरे यार तक सेम क्वेश्चन है, मैं नहीं करा रहा ये। अरे सेम क्वेश्चन यार, इसका सेम क्वेश्चन इधर भी रिपीट हो गया 2007 में, उस टाइम एआई ट्रिपल हुआ करता था। ये सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसको तुमको सॉल्व करना है अब अपने से। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। अरे ये भी इंटरफेस, यहाँ का टेम्परेचर पूछ रहा है, बिल्कुल भाई, मान लिया टेम्परेचर टी मान लो, इधर से इधर हीट करने लगा दो, इधर से हीट करने लगा दो, स्टडी स्टेट लगा दो, काम खत्म। सेम प्रॉब्लम कर लोगे? अरे कर लोगे तो बोलो आगे बढ़ू, नहीं तो बोलोगे तो कराऊंगा। अरे कर लोगे ये तो बहुत ही सिंपल है, सेम सिमिलर सिमिलर चीज हो गई, बोलो। अरे सेम क्वेश्चन है बच्चा, सेम क्वेश्चन है। देखो इसमें भी इंटरफेस में टेम्परेचर पूछ रहा है, पिछली बार थीटा वन थीटा टू के टर्म में दे दिया, इस बार वही चीज टी टी वन और टी टू के टर्म में दे दी, और टी पूछ रहा है। अरे कर लोगे तो बोलो आगे बढ़े, जल्दी से हो जाएगा ये बात, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। हो जाएगा सर, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो 2 क्वेश्चन आज भी आपको मिल गए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जेईई मेन 2020 शिफ्ट 2। ठीक है सर, क्या बोल रहा है? 3 कंटेनर C1, C2 and C3 have water at different temperature. Okay. The table below shows the final temperature. अच्छा ये देखो, 3 बेसिकली कंटेनर हैं, C1 कंटेनर, C2 कंटेनर, C3 कंटेनर, और ये जो T दिख रहा है, ये इन तीनों कंटेनर में वाटर भरे हुए हैं अलग अलग लेवल पे। इसमें 1 लीटर, दिस इज 1 लीटर, ठीक है? स्मॉल एल जो है दिस इज 1 लीटर, दिस इज 2 लीटर। C3 का नहीं डेटा पता हमको, और जो T है दैट इज शोइंग फाइनल टेम्परेचर, ठीक है? When different amount of water are taken from each container and mixed, assume that no loss of heat during the process. The value of theta in degree to the nearest integer is. अरे यार क्या बेहतरीन क्वेश्चन पूछा, ठीक है? ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि जेई मेन का हो सकता है, ठीक है? ये क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आ सकता है, ठीक है? तो दिस इज अ वेरी बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है? थोड़ा दिमाग आपको लगाना है इसमें। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि 3 कंटेनर है, ठीक है? थोड़ा मुझे भी सोचने दो, क्योंकि मैंने भी पहले से सॉल्व कर नहीं रखा है क्वेश्चन। मैं फिर से एक बार मुझे भी पढ़ लेने दो। क्या बोल रहा है? 3 कंटेनर है C1, C2, C3, तीनों को डिफरेंट टेम्परेचर पर रखा गया है, ठीक है? और जो लास्ट जो देख रहे हो T, दैट इज फाइनल टेम्परेचर। मतलब इसका टेम्परेचर कुछ और है, इसका टेम्परेचर कुछ और है, इसका कुछ और है, और जब इन तीनों के कॉम्बिनेशन जो टेम्परेचर बना है दैट इज फाइनल टेम्परेचर, वो यहाँ दिया है 60 डिग्री। अच्छा ठीक है, समझ गया। और क्या बोल रहा है? बोल रहा है जब इन तीनों में से क्या किया गया, हाँ, डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर आर टेकन। अच्छा, इन तीनों कंटेनर में से थोड़े थोड़े अमाउंट ऑफ हमने निकाल लिया, कुछ कुछ अमाउंट का वाटर हमने निकाल लिया और मिक्स कर दिया एक साथ, और मान लो कि कोई हीट का लॉस नहीं हुआ इस प्रोसेस में, तो वैल्यू ऑफ थीटा पूछ रहा है। मतलब ये वाली वैल्यू पूछ रहा है जो टेबल के लास्ट में दिख रहा है तुमको, वैल्यू थीटा, इस वैल्यू को पूछ रहा है। ऊपर हमको 3 टेबल में डेटा दिया हुआ है और आखिरी टेबल का वैल्यू पूछ रहा है। दिस इज ऑफ कोर्स मुझे लगता है जेई मेन का है, मुझे लग रहा है जेई एडवांस का क्वेश्चन हो सकता है, बट कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करने के लिए, ठीक है? सोचो 3 कंटेनर C1, C2, C3, ये क्वेश्चन कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है? हमसे ये थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, और ऊपर दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2, दिस केस नंबर 3, दिस केस नंबर 4। केस नंबर 1 में फाइनल टेम्परेचर 60 था, केस नंबर 2 में फाइनल टेम्परेचर 30 था, केस नंबर 3 में फाइनल टेम्परेचर 60 था, और केस नंबर 4 का फाइनल टेम्परेचर हमको थीटा दिया हुआ है, वो हमसे पूछ रहा है कि उसकी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। मतलब हमको ये तो समझ आ गया कि इस क्वेश्चन में ऊपर के 3 केसेस का सर इस्तेमाल करना है, और चौथे केस में सब्स्टिट्यूट करके हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है? तो मोटा मोटा क्वेश्चन ये है। अच्छा, हमने कैलोरीमेट्री पढ़ी हुई है, ठीक है? थोड़ा दिमाग लगाते हैं इसमें, ठीक? देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया सकता है। मान लो कि जो C1 कंटेनर है, लेट्स से अज्यूम दैट उसका टेम्परेचर लेट्स से T1 है, C2 कंटेनर का टेम्परेचर लेट्स से T2 रहा होगा, और C3 का T3 रहा होगा, ठीक है? 3 कंटेनर, तीनों का डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है? ओके। अच्छा फर्स्ट केस में, अच्छा अच्छा, एक सेकंड देखो, इसमें लीटर वैल्यू दी हुई ना, मतलब ये लीटर इन द सेंस कि वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, बिल्कुल
समझ गया समझ गया समझ गया। अब देखो हमने पढ़ी हुई है क्या, सोचो, कैलोरीमेट्री हमने पढ़ी हुई है, कैलोरीमेट्री हमने पढ़ी हुई है क्या सर? प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री क्या कहता है सर? फाइनल टेम्परेचर निकालना हो तो हम कर सकते हैं क्या सर? M1C1T1 प्लस M2C2T2 अपॉन M1C1 प्लस M2C2, पढ़ा है हमने ये। इसी क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे इसमें हम, ये मैंने पढ़ाया है तुम लोग को ऑलरेडी। अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिस वेरी गुड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन पिकअप हो गया यार मेरे से, जाने अनजाने में, कोई बात नहीं। अब सीखो क्वेश्चन को, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर के लिए M1C1T1 प्लस M2C2T2 अपॉन M1 प्लस M2C2, ये तो हमने पढ़ रखा है कि सर फाइनल टेम्परेचर निकालना हो तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सोच के देखो सर, यहाँ वॉल्यूम दिया है हर कंटेनर में, लेकिन हमको मास चाहिए होता है। अब सोच के देखो, क्या मास और वॉल्यूम में रिलेशन है? कल के लेक्चर में चीज पढ़ाई थी, है सर रिलेशन। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल्स टू, अरे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्या बात है सर, क्या बात है, पढ़ा है, लिख सकते हैं। मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखा जा सकता है, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ। आइए केस नंबर 1 के लिखते हैं सबसे पहले। केस वन मतलब पहला डेटा। पहले डेटा में क्या है सर? पहले डेटा में सर C1 कंटेनर में 1 लीटर वॉल्यूम है, C2 कंटेनर में 2 लीटर वॉल्यूम है, C3 में वॉल्यूम नहीं दिया है, तो इसीलिए हम C3 कंटेनर को कंक्लूड नहीं करेंगे, और फाइनल टेम्परेचर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर मैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल करूं केस नंबर 1 के लिए, तो फाइनल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है सर? 60 दिया हुआ है, तो फाइनल टेम्परेचर T की जगह मैं 60 रख दूंगा, बिल्कुल। अच्छा, M1 की जगह मान लो कि इनकी जो डेंसिटी है दैट इज रो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वाटर है, और तीनों कंटेनर में, पहले केस, दूसरे केस, तीसरे केस, चौथे केस, सब में वाटर ही है, तो सर इसकी डेंसिटी मान लो वाटर की रो है। और सोच के देखो, अगर C1 C2 C3 तीनों कंटेनर में वाटर ही है, चारों केसेस में वाटर ही है, तो क्या इनका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो तो हर केस में सेम ही रहेगा? तो मान लो एक जनरल स्पेसिफिक कैपेसिटी मान लेता हूं कि इनका जो डेंसिटी है दैट इज रो, और इनका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है दैट इज सी नॉट, क्योंकि वाटर ही है, और कोई लिक्विड तो है नहीं। अगर और कोई लिक्विड होता तो सर C1 C2 अलग अलग रखते, बट क्योंकि हर केस में वाटर ही मिक्स हो रहा है, इसलिए मैं एक जनरल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मान लेता हूं, लेट्स से सी नॉट। अब सोचो, M1 को मैं क्या लिख सकता हूं सर? M1 को मैं लिख सकता हूं रो इंटू, पहला वॉल्यूम क्या है C1 का? दैट इज 1 लीटर, तो रो इंटू 1, क्यों रो इंटू वॉल्यूम होता है, तो मैं M1 की जगह रो इंटू 1 पुट कर सकता हूं, बिल्कुल। अच्छा, पहले कंटेनर का टेम्परेचर दैट इज T1, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सर सी नॉट मान लिया, तो मैं लिख सकता हूं इसको सी नॉट इंटू T1 प्लस M2C2। सेकंड, फर्स्ट केस में चल रहे हैं अभी हम ऐसे सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ के लिए भी लिखेंगे। पहले फर्स्ट के लिए किया तो C1 कंटेनर के लिए कंप्लीट हो गया। अब C2 के लिए क्या लिखेंगे? M2C2T2, तो M2 क्या हो सकता है सर? अभी भी रो, इस बार वॉल्यूम है सर 2, तो रो इंटू 2 अपॉन सी नॉट इंटू T2। अब थर्ड कंटेनर में तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, बस M1C1 M2C2 तक रहेगा, और M1 इंटू C1 प्लस M2 इंटू C2, मतलब रो इंटू 1 इंटू सी नॉट प्लस रो इंटू 2 इंटू सी नॉट। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लो एक साथ, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? दिस विल बी, अच्छा इधर लिख देता हूं नीचे, थोड़ा इसमें जगह चाहिए आपको, तो काफी पेजेस लगेंगे, पेशेंस से मेरे साथ रहिए, आंसर बिल्कुल आएगा, ठीक है। सोचो ये क्या हो सकता है सर? रो सी नॉट प्लस 2 रो सी नॉट, क्या मैं इसको 3 रो सी नॉट कर दूं? सोचो, ये रो इंटू 1 रो हो जाएगा, रो इंटू सी नॉट प्लस 2 रो इंटू सी नॉट, तो 3 रो सी नॉट और 3 रो सी नॉट को उधर मल्टीप्लाई कर दूं। सोचो, कर सकता हूं ना? अरे सोच के तो देखो यार, सोचो तो सही, सोचो सोचो सोचो, 3 रो सी नॉट इंटू इधर मल्टीप्लाई कर दूं, सो क्या हो जाएगा? 3 रो सी नॉट इंटू 60, दिस विल बी कितना? रो सी नॉट T1 प्लस 2 रो सी नॉट T2। बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर ले सर, सो दिस विल बी कितना? ये 60 इंटू 3 मतलब 180 रो सी नॉट, एंड दिस विल बी रो इंटू सी नॉट इंटू T1 प्लस 2 रो इंटू सी नॉट इंटू T2। अच्छा सर, मुझे कुछ कुछ दिख रहा है, सोचो क्या दिख रहा है सर? सर इसमें रो और सी नॉट कॉमन ले लूं क्या? मैं बोला ले लो, कोई दिक्कत नहीं,
आओ यहाँ करते हैं, नो प्रॉब्लम। आइए मेरे साथ जुड़े रहिए बिल्कुल पेशेंस से, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। अभी मैं केस नंबर 1 के लिए सब कुछ लिख रहा हूँ। सो दिस विल बी 180 इंटू रो इंटू सी नॉट, और इधर क्या हो जाएगा सर, दिस विल बी रो सी नॉट कॉमन ले लो बच्चा। जब दोनों में से रो सी नॉट कॉमन ले लोगे, सो दिस विल बी रो इंटू सी नॉट कॉमन ले लोगे, सो दिस विल बी T1 प्लस 2T2। अब देखो रो सी नॉट से रो सी नॉट काट दो, मतलब इक्वेशन आया T1 प्लस 2T2, दिस विल बी 180। ये केस नंबर 1 था। ऐसे ही केस नंबर 2 के लिए लिखो। अब केस नंबर 2 के लिए लिखो तो सेम चीज करेंगे सर। केस नंबर 2 में C1 है नहीं, इस बार C2 और C3 है। इस केस के लिए C2 और C3 सर, पूरा ये स्टेप वापस रिपीट करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, सोचो। डायरेक्टली लिखने की कोशिश करता हूं। डायरेक्टली लिखो इसको। कितना हो सकता है सर, दिस विल बी रो इंटू 1 इंटू सी नॉट इंटू T2 प्लस, जल्दी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, रो इंटू 2 इंटू सी नॉट इंटू T3, एंड दिस विल बी कितना हो जाएगा, रो इंटू 1 प्लस रो इंटू 2, अगेन दिस विल बी कितना हो जाएगा, 30 है ना इस बार। सो 3 रो सी नॉट, यानी ये कितना हो जाएगा 30, 90, दिस विल बी अगेन कितना, 90 रो सी नॉट। अब सोचो यहां से क्या कर सकते हैं सर, अगेन रो सी नॉट कॉमन ले लो। फिर से देखो यहां से क्या हो सकता है, रो सी नॉट कॉमन ले लो, रो सी नॉट, दिस विल बी T2 प्लस 2 T3, दिस विल बी 90 इंटू रो सी नॉट से रो सी नॉट कट गया, एक और इक्वेशन बना सर, T2 प्लस 2T3, दिस विल बी 90। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सर ऐसे ही थर्ड केस के लिए बना दो। आओ फटाफट से जल्दी करता हूं मैं। सेम काम करना है बस आपको। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन जरूर है, बट बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। एट द एंड अगर आंसर आएगा बहुत मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि मेहनत करके जब आंसर आता है तो बड़ा मजा आता है। थर्ड केस के लिए बना दिया जाए ऐसे ही, बिल्कुल बना दो सर। सो केस नंबर 3, इसके लिए थर्ड, पहला केस डन, दूसरा केस डन, थर्ड केस, केस नंबर 3 के लिए। अब देखो इस बार C1 है और C3 है, C2 नहीं है इस केस में, तो सिंपल है सर, कोई बात नहीं। दिस विल बी रो इंटू 2 इंटू कितना कर लेंगे सर, सी नॉट इंटू T1 प्लस रो इंटू 1 इंटू सी नॉट इंटू T3, एंड दिस विल बी अगेन, यहाँ 60 दिया है ना, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी फिर से वही चीज 3 इंटू, सोचो 60, एंड दिस विल बी 3, सो दिस विल बी अगेन 60 इंटू 3, दिस विल बी 180 इंटू रो इंटू सी नॉट। सिंपल है। फिर से रो सी नॉट कॉमन ले लो, दिस विल बी 2T1 प्लस T3, and this will be 180 rho C naught, रो C naught कट गया, this will be 2T1 plus T3, this will be 180, again this is gonna be your third equation, ठीक है। मैं चारों इक्वेशन आपको बना के दे देता हूँ। केस नंबर 4, आखिरी केस जिसमें हमको निकालना है, और बस आप इस चारों इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करके मुझे वैल्यू बता देंगे, दैट विल बी अ फाइनल आंसर। कितना बढ़िया है ये, सोचो। अगेन दिस विल बी, इस बार देखो, इस बार C1 C2 C3 तीनों में है, इस बार फाइनल टेम्परेचर थीटा है, कोई दिक्कत नहीं सर। रो इंटू 1 इंटू सी नॉट इंटू T1 प्लस रो इंटू 2 इंटू सी नॉट इंटू T2 प्लस रो इंटू, अरे नहीं 2 नहीं है, तीनों में 1 ही है वॉल्यूम ना, तो 1 ही रखेंगे ना वॉल्यूम सबका, 1 इंटू सी नॉट इंटू T3, एंड दिस विल बी कितना होगा, सोचो। इस बार तीनों है, मतलब इस बार तीनों का समेशन हो जाएगा सर, यानी तीनों का समेशन मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब 3 इंटू रो इंटू सी नॉट इंटू थीटा। अब देखो रो सी नॉट कॉमन ले लो, so this will be T1 T2 T3, this will be रो C नॉट इंटू थीटा, रो C नॉट से रो C नॉट कट गया, this will be T1 plus T2 plus T3, this will be 3 theta, and this is gonna be your fourth equation। अब आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आता है। अरे खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया। अब मैं चारों इक्वेशन एक जगह लिख दूं, आओ। चारों इक्वेशन आया, क्या क्या आया सर, फर्स्ट इक्वेशन क्या आया सर, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ आया सर, T1 प्लस 2T2 इक्वल्स टू 180। अब आप जिन चारों को सॉल्व करिए मेरे साथ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगला क्या आया सर, T2 प्लस 2T3, T2 प्लस 2T3, दिस विल बी 90, इक्वेशन नंबर 2। सर इक्वेशन नंबर 3 क्या आया, दैट विल बी
2t1 plus t3 and this will be 180. This is equation number 3 and last equation क्या आया सर t1 plus t2 plus t3 this will be 3 theta. अब देखो इतना मेहनत मैं ऑलरेडी कर दिया हूं, ये 4 इक्वेशन को तुम सॉल्व करो, जो आंसर देगा पहले मैं मान जाऊंगा यस उसकी कैलकुलेशन तेज है, उसका दिमाग तेज है और वो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गया। बहुत मेहनत की आप तुम्हारे लिए, अब मैं नहीं करने वाला यहाँ से, अब तुम सॉल्व करो, कुछ नहीं करना है यार। मैं तो कह रहा हूँ तुम फर्स्ट और थर्ड को देखो, साफ साफ दिख रहा है, मुझे तो दिख गया है साफ साफ। सब्स्टिट्यूट कर दो उसमें वैल्यूज, उधर से t1 उठाओ फिर बदल के इधर रख दो, वैल्यू आ जाएगी। या फिर तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे तरीके सॉल्व करो। थीटा 50, थीटा 50, एनीवन एल्स? अगर किसी और का भी 50 आ रहा है देन एब्सोल्युटली, और मुझे लग भी रहा है कि 50 होगा, 60 60 30, 50 इज गोना बी द राइट आंसर। नो दैट्स नॉट 150 यार, इतना ज्यादा नहीं होगा कभी, 150 तो गलत है, 150 नहीं आएगा, फिर से कैलकुलेट करो। अरे 3 थीटा भी तो है, अगर t1 t2 t3 150 आ रहा है तो थीटा इक्वल्स टू 50। यस एब्सोल्युटली, थीटा विल बी 50, थीटा विल बी 50। जैसे निकाला बहुत अच्छा, थीटा विल बी 50। अरे गधो, इसकी पूरी वैल्यू 150 आ रही है, फिर 3 थीटा में पुट भी तो करोगे, तो यहां से थीटा निकालना है, सो 350 डिवाइड बाई 3 50 हो जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, 50, यस यस एब्सोल्युटली, 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज योर करेक्ट आंसर। मैं थक गया यार, बट बताओ कितना बेहतरीन सवाल पूछा जई ने, कितना बेहतरीन सवाल पूछा जई ने। बोलो मजा आया, बोले मेरे साथ, अगर मजा आया तो बताओ मजा आया, फटाफट से टेल मी क्विकली सर मजा आ गया, ये तो मतलब बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीख गए। देखो कैलोरीमेट्री जो मैं तुमको पढ़ाया है उसका कितना बढ़िया यूज हो सकता है तुम देख सकते हो। मजेदार सवाल था, बोलो मजा आया, ये बात यही सुनना चाहता था मैं तुमसे, सर मजा आ गया, आया मजा? डोंट वरी यार, मैं हूं तो मजा दिला दूंगा तुमको क्वेश्चन में, नो प्रॉब्लम। बस दिमाग मगज का इस्तेमाल करो, ठीक है, लेवल को थोड़ा ऊपर बढ़ाओ, कैलकुलेशन स्पीड को तेज करो, बाकी कॉन्सेप्ट तो मैं तुमको प्योरिटी से सिखाता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट में कोई कटौती नहीं करता, ठीक है, जो मुझे आता है कंप्लीटली मैं तुम्हें सिखाता हूँ। क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? टेल मी क्विकली, समझ आया? अरे सिर्फ एक ही को मजा आया क्या? क्या बच्चे हो यार तुम लोग, एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है तुम लोग के अंदर, जितने नए बच्चे हैं ना सब मतलब बस आते हैं पढ़ के जाते हैं, नो एक्साइटमेंट इन द चैट सेक्शन, क्वेश्चन आते हुए भी। पुराने बच्चे काफी एक्साइटेड थे, पुराने बच्चे क्लास में ज्वाइन नहीं हो रहे, काहे के लिए? कोई एक्साइटमेंट तुम लोग में दिख ही नहीं रही है। थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाओ यार, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है आगे चलो। यहाँ हो गई समाप्ति आपके जेई के क्वेश्चंस की, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने पिकअप किया आपके लिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब किधर सर? टुवर्ड नीट, नीट की तरफ बढ़ा जाए। कितने क्वेश्चन नीट के? 1 2 3 4, अरे अभी 4 क्वेश्चन रह गए क्या? आओ, अब नीट क्वेश्चन तो हलवा ही होंगे, क्या ही लगेगा, आप जेई कर लिए, नीट तो ऐसे हो जाएगा। पढ़ो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है टू स्फीयर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग रेडियाई 1 मीटर एंड 4 मीटर एंड अ टेम्परेचर 400 केल्विन एंड 200 केल्विन, बार बार 100 क्यों बोल रहा हूँ यार, 4000 केल्विन एंड 2000 केल्विन respectively. The ratio of energy radiated per second by the first sphere to the second sphere देखो क्या पूछा है, क्या पूछा है, द एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड हमसे पूछ रहा है ये बताओ ये कोई पूछने वाली बात है? एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड मतलब, अरे एनर्जी अपॉन टाइम मतलब, अरे पावर सर, ये पावर रेटेड पूछ रहा है दोनों केस में। अब बताओ, मतलब ये हमसे चालाकी कर रहा है, देखो है, इसको नहीं पता कि हम अभी जेई का प्रॉब्लम सॉल्व करके आ रहे हैं पीछे पीछे। अब हमसे पूछ दिया पावर रेटेड दोनों केस में बताओ, अरे फर्स्ट केस का पावर रेटेड से PR1, दूसरे केस का पावर रेटेड से PR2। अच्छा पावर रेट का फॉर्मूला पढ़ा है क्या? अरे सर कल ही तो पढ़ाया था,
कल ही तो पढ़ाया था सर। क्या होता है पावर रेट का फॉर्मूला, सोचो क्या होता है सर। होता है सर सिग्मा इंटू ए इंटू टी की पावर 4। अच्छा ब्लैक बॉडी नहीं है, कोई बात नहीं, इमिसिविटी लगा लो, क्या दिक्कत है। कहीं ब्लैक बॉडी लिखा है तो इमिसिविटी लगा लो। पावर रेट का फॉर्मूला, अब सोचो मुझे PR1/PR2 पूछ रहा है ये। अब सोचो बोल रहा है टू मेटल हैविंग सेम मेटल हैविंग रेडियस। अच्छा रेडियस मतलब एरिया को सर आप किस में लिखो, 4/3 पाई r क्यूब में, नहीं 4 पाई r क्यूब में। कैसे 4 पाई r स्क्वायर में, सॉरी नॉट क्यूब में, क्यों क्योंकि बोल रहा है स्फीयर है ना, तो स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, बिल्कुल होता है सर। अब सोचो अगर मैं ऊपर कर दूं सिग्मा इंटू A1 इंटू T1 की पावर 4 इंटू ई अपॉन सिग्मा इंटू A2 इंटू T2 की पावर 4 इंटू ई, सिग्मा सिग्मा कट गया, इमिसिविटी से इमिसिविटी कट गया। अरे सर सेम मटेरियल है ना, तो सेम मटेरियल सिग्मा तो वैसे ही कांस्टेंट स्टीफन कांस्टेंट होता है, तो कट ही जाएगा। सेम मटेरियल इमिसिविटी सेम, कट ही जाएगा। तो सिंपली PR1/PR2 का रेशियो कितना आया सर, A1 T1 की पावर 4 A2 T2 की पावर 4। सर T1 दिया हुआ है कितना 4000, सर T2 दिया हुआ है कितना 2000। अच्छा सर एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है सर 4 पाई R1 का स्क्वायर/4 पाई R2 का स्क्वायर इंटू T1 का स्क्वायर इंटू T2 का स्क्वायर। क्या ही है, क्या ही है, पावर P1/P2 क्या ही है, कुछ नहीं है। 4 पाई से 4 पाई कट गया, R1 स्क्वायर/R2 स्क्वायर। अरे 1 मीटर इंटू 4 मीटर। कुछ पूछने वाला है क्या, सोचो ये कोई पूछने वाली बात है। ये कोई पूछने वाली बात है। आओ देखो दिस विल बी R1 स्क्वायर मतलब फर्स्ट केस का मतलब कितना, कितना हुआ 1 का स्क्वायर/R2 स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इंटू, अच्छा टेम्परेचर का रेशियो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर दिया हुआ है क्या, सोचो दिया हुआ है क्या टेम्परेचर, बिल्कुल दिया हुआ है। कितना T1 स्क्वायर कितना सर 4000, 4000 का स्क्वायर अपॉन कितना सर 2000 का स्क्वायर। ठीक है नो प्रॉब्लम। अच्छा कितना आया 1/16 इंटू, अच्छा सोच देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दो यहाँ से, 4 इंटू 4 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना 64 अपॉन 2 इंटू 2 4, मतलब ये भी कितना हो जाएगा दिस विल बी 16/1, 16 कट गया 1:1, P1:P2 आया 1:1। क्या बात है, ऑप्शन नंबर ए जो बल्ले बल्ले। तो भैया क्या ही था ए, क्या बात है, क्या बात है, 1:1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नीट 2020 क्या ही है सर, क्या ही है, मतलब क्या ही है। छोड़ो कुछ नहीं, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT नीट 2002, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कर लें। क्या बोला है सर, हीट गिवन टू अ बॉडी which raises its temperature by 1 degree is, सी नंबर। मैं नहीं बताने वाला, क्यों, मैं तो बोलने नहीं वाला हूं, मैंने साफ साफ डेफिनेशन वाइज लिखवाया है। अरे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, जब 1 kg मास को 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना हो तो जो हीट लगती है उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। सी नंबर, किसी ने सी नंबर दिया क्या, किसी ने सी नंबर लिखा क्या, सी नंबर दिया क्या किसी ने, किसी ने नहीं दिया, गधो पढ़ाया है। अरे सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसी को तो कहते हैं जितनी अमाउंट की हीट लगती है 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में, उसी को तो स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो सी इज द सिंपल आंसर। क्या ही है इसमें, ले सी मार दी है, बहुत बढ़िया पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 क्या बोला है सर, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन, अच्छा किसे किसके बीच रिलेशन, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर, ना 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 बच्चा, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये फंसाया जा रहा है, गलत है ये ऑप्शन। रेडिएशन एनर्जी एंड वेवलेंथ बक, टेम्परेचर एंड वेवलेंथ सी। अरे भाई लेमडा मैक्स इज इक्वल्स टू बी अपॉन टी, यही तो होता है विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो टेम्परेचर और वेवलेंथ तो रिलेट करता है। 2018 झूठे पूछ रहा है यार, ये तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ये क्या पूछ रहा है, थ्री थ्री थर्ड नंबर सी, बहुत बढ़िया। इधर भी सी मारा क्या लोगों ने, पुराने का आंसर है अभी आंसर दे रहे हो लेटेस्ट वाला, सी, क्या बात है, थर्ड नंबर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2016। अगला क्वेश्चन क्या है, अंडर स्टडी स्टेट द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी increases with time, decreases with time, does not change with time and is all and it's same at all point of the body,
डज नॉट चेंज विद टाइम बट इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ बॉडी। ये क्वेश्चन मैं तुमको नहीं बताने वाला, ये तुम बताओगे। ये पढ़ाया है मैंने, थप्पड़ मारूंगा अगर किसी को नहीं आया। चारों क्वेश्चन मेरे पे बके हुए, मेरा सिर्फ बका हुआ सुन लिए होगे ना क्लास में, जो मैंने मुंह से बोलता हूँ मैं, वो चारों क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हैं ये। इधर जब से चारों हुआ है ये नीट के चारों क्वेश्चन ऐसे ही। ये जल्दी से आंसर बताओ, फटाफट से इसका आंसर बताओ सभी। अगर ये नहीं आया मतलब लानत है, फिर ढंग से पढ़ नहीं रहे हो सब, है मेरा थ्योरेटिकल पोर्शन सब इग्नोर मार रहे हो। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। मैं नहीं बताने वाला इसका आंसर, किसी को नहीं। नोट्स खोलने लगे? अरे गधो, मैंने क्या बताया था? टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, पोजीशन के साथ तो चेंज होता है। डी, स्टडी स्टेट में याद करो सर, dt अपॉन स्मॉल dt कांस्टेंट था, बट dt अपॉन dx कांस्टेंट नहीं था। पोजीशन बदलते तो टेम्परेचर बदलता, लेकिन टाइम के साथ टेम्परेचर नहीं बदलता है। तो डज नॉट चेंज विद टाइम सही है, बट इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ बॉडी, ये भी सही है। टाइम के साथ नहीं चेंज होता है, पोजीशन के साथ चेंज। अब देखो जहां मैं बोला कि बस सबका आंसर आने लगा डी, है गधो, पढ़ नहीं रहे हो तुम सब, ये दिख रहा है मुझे। अरे मैं लिखवाया हूँ ये, हाँ, वन लाइनर, वन लाइनर में लिखवाया हूँ, ठीक है। चलो और कोई क्वेश्चन है? नहीं भैया, समाप्ति हो गई। लो भैया, खत्म हो गया खेल, खत्म हो गया खेल। थर्मल प्रॉपर्टी का पढ़ लिया, समझ लिया, सॉल्व कर लिया, इन डिटेल सब कुछ कर लिया, ठीक है। एंड करता हूँ आज के सेशन को।